ज्यादातर घर में हीटर की गर्माहट थी। वहीं गरीब शांति का गरीब परिवार 25 गज के कच्चे मकान के अंदर ठंड में गुजारा करने को मोहताज था। माँ जी, पापा जी, आप दोनों कुछ लेंगे? चावल सब्जी दूं? अरे नहीं नहीं सरिता बहू, मुझे तो ये बर्फ जितनी ठंडे चावल खाए भी नहीं जा रहे हैं। 2 कौर भात खाकर ही मेरा तो कलेजा ठंड से जमने को हो रहा है। बहू, अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। चावल कम से कम बनाया करो, ज्यादातर रोटी बनाया करो। दोनों टाइम खाने में रोटी खाने से शरीर में थोड़ी गर्माहट रहती है। तभी खाना खाते खाते राकेश गुस्से में टोन मारता है। रहने दीजिए बाबूजी, रोटी बनाने में तो इन पांचों के पांचों को आफत आती है। जब देखो चावल उबाल कर रख देती हैं। सुबह भी चावल खाकर काम पर गए थे, पूरा दिन ठंड में शरीर ठिठुर रहा था। जेठ जी, हम पांचों को भी इतनी ही ठंड के मौसम में चावल बनाने का शौक नहीं लगा। जब जेठानी जी ने आपको सुबह बोला था कि आटा लेकर आने को, अगर आपने आटा लाकर रख दिया होता तो हम खाने में रोटी बनाते। अरे हम 5 भाइयों के सिर पर पहले ही परिवार चलाने का, सबका पेट भरवाने को लेकर 36 टेंशन रहता है, और इंसान काम के कारण भूल भी सकता है। तो तुम जाकर लाला की दुकान से आटा ले आती। तुम सबको खाली खाना बनाकर खिलाना ही तो होता है। राकेश, अब बस भी कर जा। जब देखो बात बात में टोन मारता है। जरूरी है क्या? तुमको तो लगता है घर में कोई काम ही नहीं है। अरे बेचारी पांचों दिन भर काम में लगी रहती हैं। तुमको तो केवल कमा कर लाना पड़ता है। अगर ये पांचों पकाकर परोस कर देना छोड़ दें तो थाली में रोटी नहीं मिलेगी। समझ में आई? चुपचाप से खा ले चावल। शांति को इस तरह से गुस्सा करते देख सरिता चुप करवाती है। माँ जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। हो सकता है शायद से राकेश जी को याद नहीं रहा होगा। वैसे भी 1-2 दिन में कोटा से राशन मिलने वाला है, तो 20-25 किलो गेहूँ उठाकर ले आएंगे तो थोड़े दिन चल जाएगा। अजी आप सभी केवल 2-3 टाइम के लिए आटा खरीद कर मंगवा देना। ये 100 रुपए रखो। आटे के अलावा रसोई में जो जो चीज घट गई हो, सवेरे लाला के यहाँ से जाकर थोड़ा थोड़ा खरीद कर ले आना। अभी ठंड की वजह से ज्यादा काम भी नहीं है, इसलिए दिहाड़ी नहीं लग पा रही है। बस ये 100 रुपए है मेरे पास केवल आज। अजी कोई बात नहीं, इसी में ही हम मिला जुला कर रसोई चला देंगे। शांति के घर में गरीबी का स्तर इतना ज्यादा था कि ना तो उनका सही ढंग का खाना पीना था और ना ही घर में जरूरत का घरेलू साज सामान था। ले देकर बस खाना पकाने के लिए 2-4 बर्तन, मिट्टी का चूल्हा और सोने के लिए कुछ बिस्तर। पांचों जब शादी करके आई तो घर में बिस्तर की कमी देखकर उन्होंने जुगाड़ू तरीके से कपड़े वगैरह से बिस्तर बना कर जोड़ा। बहू, हम सब लोगों ने तो खा लिया, अब तुम पांचों भी खाना खा लो और बिस्तर कर देना। खाने के बाद मेरा तो पेट चुभने लगता है, ज्यादा देर बैठने का मन नहीं करता। बबीता, तुम खाना निकालो, तब तक मैं एक साइड में बिस्तर लगा देती हूँ माँ जी पापा जी के सोने के लिए। पर मंजली जिठानी जी, कमरे में तो पहले ही कितना कम जगह है। आप तो बिस्तर करेंगी तो हम खाना कहाँ पर बैठकर खाएंगी? कमरे का हाल काफी ज्यादा फैला हुआ था। कमरे का एक कोना बिस्तर से भरा हुआ था, दूसरे कोने में खाना खाए हुए झूठे बर्तन बिखरे हुए थे और ससुर और 5 भाई नींद भरी आंखों से 5 बहू का मुंह देख रहे थे, जिसे देख सरिता, लगता है माँ जी पापा जी हमारे पतियों को नींद आ रही है। पहले उनके लिए कमरे में बिस्तर करने का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम आराम से खाना खाने बैठेंगे। पांचों जुगाड़ू बहू जल्दी जल्दी फैलते हुए कमरे को समेटने लगती हैं। सरिता भाभी मैं बिस्तर कर देती हूँ और नुपुर जिठानी जी आप ये सारे झूठे बर्तन कमरे से बाहर निकाल दीजिए। खाना खाने के बाद बर्तन धो लेंगे। चलो तुम बिस्तर करो, तब तक मैं बर्तन में पानी डाल कर आती हूँ। तब 5वीं बहू बबीता नुपुर के साथ गंदे बर्तन बाहर करती है। किरण जल्दी से कमरे के अंदर एक लाइन से लंबा बिस्तर लगा देती है, जिस पर बच्चे, सास ससुर और पांचों के पति सो जाते हैं। तभी प्रभात कुरकुराने लगता है। किरण भाभी, ये किस तरह से बिस्तर किया है आपने? खाली जमीन पर चटाई बिछाकर लेवा बिछा दिया है। इस पर लेटने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बिस्तर बिछा ही नहीं है। देवी जी, घर में जितना बिस्तर होगा उतने ही तो बिस्तर करूंगी। लेटी कर बिछाने के लिए एक ही लेवा है घर में। अरे तो इतनी सारी चादर किस लिए बचा कर रखी है? और ये गुदरी भी तो रखी है, इसे भी बिछाकर बिस्तर थोड़ा मोटा गद्देदार कर दो, ताकि थोड़ा अच्छे से सो सकेंगे, वरना सुबह तक तो ठंड की वजह से तबीयत खराब हो जाएगी। अरे प्रभात, तो बिल्कुल बिना पहनने का लोटा जैसी बातें क्यों करता है? और ओढ़ने का बिस्तर भी बहू बिछाने में लगा देगी तो रात भर इसी तरह बगैर कुछ ओढ़े सोना पड़ेगा। अरे जितना बिस्तर है इतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। ये तो मेरी 5 जुगाड़ू बहुओं ने एक आध लेवा सिल दिया है कि ठंड के मौसम में ओढ़ने का काम चल जाए, वरना तो इसी तरह ठंड के मौसम में रात भर कांप कर काटनी पड़ती। घर में बिस्तर की कमी देखकर बेचारे 5 भाई पतली दुबली चादर को ओढ़कर हाथ पांव मोड़कर ठंड में सोने की कोशिश करते हैं। वहीं सभी के खा चुकने के लास्ट में 5 बहुएं एक साथ खाना खाने के लिए बैठती हैं। बबीता देखती है कि बर्तन में बहुत ही थोड़े से चावल बचे हुए हैं और सब्जी के नाम पर भी कढ़ाई में सोयाबीन के 2-4 फांक लगे हैं। सरिता भाभी, आपने कितना चावल बनाया था? हम 5 के खाने के लिए आज फिर से खाना कम रह गया है। बबीता, डिब्बे में बस 4 गिलास ही चावल था, उसी को बनाया है। तभी तो चावल कम पड़ गया, क्योंकि हमारे लंबे चौड़े परिवार में चेनाब चावल लगता है। जब जाकर सबके खाने के बाद हम बहू के लिए पेट भरकर खाने के लिए खाना बचता है। अभी तो इन थोड़े चावल में ही गुजारा करना पड़ेगा। बबीता एक ही थाली में सबके लिए खाना निकालती है और 5 बराबर बराबर कौर खाती हैं। तभी शांति रसोई में आती है और थोड़े से चावल में 5 बहू को खाते देख उसकी आंखों में आंसू छलक जाते हैं। सरिता बहू, बबीता बहू, किरण, नुपुर, आशा बहू, क्या बात है, भगोने में और भात नहीं पड़ा क्या जो तुम 5 एक ही थाली में खा रही हो? और ऐसे छुंछे चावल क्यों खा रही हो? सब्जी भी नहीं ली, जबकि तुम 5 को तो सोयाबीन की सब्जी पसंद है। रुको मैं सब्जी देती हूँ।
शांति के रसोई की तरफ बढ़ते ही पांचों करीब जुगाड़ू बहु संकोच में आ जाती हैं। तभी आशा बात को संभालते हुए, माँ जी रहने दीजिए, हम में से किसी को सब्जी नहीं चाहिए। वो सब्जी में थोड़ा मसाला ज्यादा डल गया है ना, इसीलिए देखकर खाने का मन नहीं है। आशा बहू, तुझको तो ठीक तरीके से झूठ बोला भी नहीं आता। आज फिर से खाना खत्म हो गया है। जिस दिन से तुम पांचों शादी करके आई हो, खाली तुमको दुख देखने को ही मिला है, कभी तुमने सुख नहीं किया ससुराल का। पता नहीं भगवान कब मेरे घर के हालात अच्छे करेगा। तुम पांचों को इस तरह से पेट काट कर खाते देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, एक बार हमारे पति अच्छे से कमाने लग जाए तो हम भी सही से खाएंगे। खाने के बाद बबीता किरण खुले आंगन में बर्तन धोती है। आसमान से ओस गिर रही है। बाल्टी का पानी तो बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा हो गया है। मुझको तो पानी छूने में करंट लग रहा है। बर्तन खंगालने की हिम्मत नहीं है। खाना बनाने के बाद मैंने चूल्हा भी बुझा दिया था, वरना थोड़ा पानी चूल्हे पर गर्म कर लेते। तभी किरण के जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जलती है और वो बाल्टी का पानी फेंक कर चंपाकल चलाती है। किरण, तुमने भरी बाल्टी का पानी क्यों फेंक दिया? बर्तन कैसे धुलेगा? जी जानी जी, मेरे दिमाग में बढ़िया जुगाड़ आया है, जिससे हमें बर्फ जितनी ठंडे पानी से बर्तन धोने की जरूरत नहीं, बल्कि गर्मा गर्म पानी से बर्तन धोएंगे। किरण काफी देर तक चंपाकल चलाती है। धीरे धीरे उसमें से गर्म पानी निकलने लगता है। नुपुर भाभी, एक बार पानी पीकर देखो। मेरे तो वैसे ही सर्दी से हाथ सुन्न हो रहे हैं। बर्फ जितना ठंडा पानी छूकर मुझे कुल्फी नहीं जमानी। अरे पहले पानी छू कर देखो। नुपुर ने जैसे ही हैंडपंप से निकलते पानी को छुआ तो वो एकदम गर्म था। अरे ये क्या चक्कर है? बाकी दिन तो हैंडपंप से बर्फ जितना ठंडा पानी निकलता है, अभी गर्म कैसे आ रहा है? तुमने तो बहुत ही बढ़िया जुगाड़ लगाए है। जेठानी जी, घर में चांपाकल लगवाने का यही तो फायदा है। चांपाकल सीधा जमीन के अंदर से पानी खींचता है और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी देता है, और ठंड के मौसम में जितना देर तक आप चांपाकल चलाओगी तो अंदर से गर्म गर्म पानी निकलने लगेगा। फिर तो ढंग में रोड मशीन से पानी गर्म करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों जल्दी से गर्म गर्म पानी से फटाफट से बर्तन धोकर घर में लाती हैं। और किरण देखती है कि उनके लिए सोने के लिए बिस्तर नहीं बचा। सारा बिस्तर हाउसफुल हो गया है, हम कहाँ सोएंगे? मेरे तो ठंड से हाथ पैर जम रहे हैं। सोने का कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। नूपुर दरवाजे के कोने में कुछ बोरा रखे देखती है, जिसे वो निकाल कर लाती है। नूपुर भाभी, आप ये बोरा क्यों बिछा रही हैं? ये लो 5 करोड़ का चेक, और अभी के अभी ये मंडप छोड़ के चले जाओ। तुम क्या सोच रहे हो? जिंदगी भर की कोई और चारा नहीं है देवरानी जी, इस बोरी पर ही सोना पड़ेगा आज हम दोनों को। नूपुर किसी तरह जमीन पर बोरा बिछाकर जुगाड़ू बिस्तर करती है और कुछ बोरे वो ओढ़ लेती है। देवरानी जी, ये बोरी बिस्तर तो बहुत ज्यादा चुभ रहा है, मुझसे नहीं सोया जा रहा। किरण, खुद हम बड़ी मुश्किल से सो रही हैं, सो जाओ। तभी किरण रस्सी पर टंगी अपनी कुछ साड़ियाँ उतार कर उनको चादर की तरह बोरी के ऊपर चादर की तरह लगाकर चारों तरफ से फोल्ड कर देती है। अब थोड़ा मुलायम लग रहा है, अब बिस्तर किसके का भी नहीं। किरण का जुगाड़ नूपुर को भी पसंद आता है। इसके बाद वो भी अपनी कुछ साड़ियों को उतारकर इस तरह बोरे पर बिछाकर चारों तरफ से मोड़कर सो जाती है। अगली सुबह, अरे तुम दोनों रात को इस तरह बोरी पर क्यों सो गई थी? तुम्हें ठंड नहीं लगी? हमें तो चटाई चादर लेवा बिछाकर सोई थी, फिर भी तगड़ी ठंड लग रही थी। लेकिन हम दोनों को ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि मुझे इस बोरा बिस्तर पर काफी गर्माहट भरी नींद आई थी, क्योंकि ये जूट के बोरे गर्म होते हैं, इसलिए तुम्हें ठंड नहीं लगी। तब पांचों जुगाड़ू बहू जल्दी से काम धंधे में लग जाती हैं। आशा जैसे ही दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर काफी ज्यादा कुहासा छाया हुआ था। उसकी मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात रात भी कितनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। आज तो पास पास का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा तो घर के आंगन में जाने का जी ही नहीं कर रहा है। हाँ, मगर हमारी रसोई तो खुले आंगन में ही बनी है। सरिता आशा दोनों आंगन में आती हैं, जहाँ चूल्हे की पन्नी हटी पड़ी थी और ओस से चूल्हा बीक कर गल चुका था, जिसे देख दोनों दुविधा में आ जाती हैं। हे भगवान, मैंने तो रात को चूल्हा सही से ढका था, चूल्हे पर से पानी कैसे हट गई? और देखो चूल्हे का अचकन टूट गया, खाना किस पर बनाएंगे? ओहो, ये तो बड़ी परेशानी हो गई। अगर हम दूसरा नया चूल्हा बना भी लेंगे तो इतनी कड़ाके की ठंड के मौसम में चूल्हा सूखने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेगा, क्योंकि आजकल धूप भी इतनी लेट से निकलती है। इसका क्या जुगाड़ लगाया जाए? टूटा चूल्हा देखकर दोनों उसे ठीक करने का जुगाड़ सोचने लगती हैं। तभी काजल, डुग्गू, रानी इधर उधर से उठाकर कुछ ईंट लेकर आते हैं। मम्मी मम्मी, ये लो, जैसे तुम छठ पूजा दिवाली पर ईंट का चूल्हा बनाकर पकवान बनाती हो, आज इस पर खाना बना लो। ये तो बच्चों ने हमें अच्छा जुगाड़ याद दिला दिया। चलो अभी के लिए ईंट का चूल्हा लगाकर खाना पानी बनाते हैं। आशा अब आंगन में 3 ईंट बिठाकर चूल्हा लगाकर ठंड में खाना बनाती है। तभी ठंड में सुबह सुबह ठेले पर खाने पीने की चीज बिकने वाले आते हैं। गजक पट्टी गुड़ पट्टी वाले आ जाओ बच्चों आ जाओ, मीठे मीठे तिलकुट लाए लड्डू, गजक पट्टी खा लो। तीनों बच्चे ललचाते हुए ठेले वाले को देखने लगते हैं।
मम्मी मम्मी मुझको गजक पट्टी खरीद कर दो ना, मुझे खाना है। मम्मी मुझको भी गजक पट्टी खाना है, मुझको एक गजक पट्टी खरीद दो प्लीज। तीनों बच्चों का गजक खाने का मन करते देख आशा सरिता असहज हो जाती हैं। बेटा अभी ये सब चीज खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं हैं। मम्मी आप तो जब देखो यही बोलती हो, हमें तो कभी कुछ भी अच्छी चीज कोई खरीद कर ही नहीं देता खाने को। ना तो हम बच्चों के पास ठंड के अच्छे कपड़े पहनने को है, बाकी सारे बच्चों को सब कुछ मिलता है, बस हमें ही गर्मी हो या सर्दी गरीबी में ही गुजारा करना पड़ता है। घर में अच्छा खाना पीना न मिलने के चलते डुगू आशा पर गुस्सा करके दिखाता है। तभी अमीर पड़ोसन सुषमा अपनी सास कलावती के साथ बाहर आती है। अरे ओ ठेले वाले भैया, कैसे दिया ये मूंगफली के गजक? बहन जी ये गजक तो 1000 रुपए किलो है। अरे भैया 1000 रुपए किलो? अरे इसमें तूने काजू पिस्ता डाला है क्या? मामूली से मूंगफली के ही तो गजक बनाए हैं, ये तो बाजार में 400 रुपए 5 किलो में ही बिकता है। अरे माता जी उनकी मूंगफली तो खराब सी रहती है, मैंने ये 1 नंबर की क्वालिटी वाली बढ़िया मूंगफली की गजक बनवाई है, खाकर देखो स्वाद मुंह में चढ़ जाएगा। कलावती थोड़ा सा गजक खाकर देखती है। कैसा लगा मामी जी? टेस्ट सही है? ठीक ठाक ही है, मिला जुला कर बहू। भैया फिर तो आधे किलो गजक कर दो, 1 किलो तिलकुट और 1 किलो सिलाई लड्डू भी कर देना। अरे सुषमा बहू इकट्ठा इतना सारा क्यों खरीद रही है? अभी के लिए बस 100 ग्राम ले ले, बाजार चलेंगे तो वहाँ से चलकर खरीद कर ले आएंगे, या मैं गुड़ मुरमुरे खरीद कर लेकर आऊंगी और घर पर ही बना लेंगे। सुषमा पांचों गरीब जुगाड़ू बहू की आंगन की तरफ देखते हुए दिखावा करके कहती है, ओहो मामी अब इतनी मेहनत कौन करनी जाए, और वैसे भी ये सब अच्छा बादाम वाली चीज ठंड के मौसम में ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। अगर हमने भी अपनी गरीब पड़ोसियों की तरह दाल रोटी खाकर सर्दियां बिता दी तो क्या फायदा हमारा अमीरी में। सुषमा ठेले के ढेर सारी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू वगैरह खरीद कर घर में ले जाती है, जिसे देख पांचों जुगाड़ू बहू मन उदास कर लेती है। जिंदगी तो हमारी पड़ोसन की बहू जी रही है हर तरह से, अच्छा खाना पीना और घर में सर्दियों के सारे सुख साधन लगे हुए हैं। ये ठंड का मौसम काटना तो हमारे लिए भारी है। इतने में पड़ोसन बबीता अनाज की बोरी लेकर आती है। अरे सरिता, आशा, कोटे भी राशन बट रहा है, लेने नहीं चलना क्या तुम पांचों को? सरिता बहन आप चलो हम आते हैं। किरण आशा नूपुर राशन के बोरे लेकर राशन कोटे पर आती हैं, जहां इतनी ठंड में भी राशन लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। काश कि इस बार ये राशन वाले चावल के बदले थोड़ा गेहूं बढ़ा कर दे दे तो इकट्ठा ज्यादा आटा पीस ले, वो पूरा महीना आराम से भी चल जाता है। सही कह रही हो नूपुर, जितना ये गेहूं देते हैं हमारा परिवार में आटा 15 दिन में ही सारा लग जाता है और फिर खरीद कर खाना पड़ता है। कुछ देर बाद चलो लाओ बोरी खोलो। तभी आशा झिझकते हुए उस सरकारी राशन कर्मचारी का मुंह देखकर कहती है, भाई साहब जितने किलो आप हमें राशन में चावल देते हैं उसके बदले हमें गेहूं थोड़ा बड़ा कर दे दीजिए, परिवार बड़ा है क्योंकि। अरे चावल के बदले तुम्हें डबल गेहूं दे देंगे तो दूसरे को क्या ठेंगा देंगे, थमाएंगे हैं? जितना चावल गेहूं मिलता है उतना ही मिलेगा। तब तीनों गेहूं चावल की बोरी सर पर रखकर ठंड में घर आती हैं, जहां कलावती अपनी नई रजाई दिखाने आई थी। एक नंबर की नरम मलाई बढ़िया रजाई बना कर दिया है रजाई वाले ने। शांति बहन मैं तो कहती हूँ तुम भी इसी कपास की 3-4 रजाई अपने घर के लिए बनवा लो, सालों साल चलेगी। कलावती जानबूझकर शांति को नीचे दिखाने के लिए रजाई बनवाने की बात करती है। कलावती बहन तुम हमारे घर के हालात अच्छी तरीके से जानती हो, जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है अभी तो खाना खाने की परेशानी हो रखी है, 2 टाइम की रोटी भी बड़ी दिक्कत से चल रही है घर की। शांति तुम्हारे घर में तो जब देखो गरीबी ही रहती है, पता नहीं तुम्हारे निकम्मे बेटे क्या कमाते हैं आखिर। कलावती की बात सुनकर बबीता बौखला कर जवाब देती है, आंटी जी हमारे पतियों की आपके बेटे जितनी तगड़ी कमाई नहीं है, और वैसे भी हमारे पति जो भी जितना भी कमाते हैं ना आप खिलाने नहीं आती हो, इसलिए ये ताने मत दीजिए। हाँ हाँ पल्ले नहीं दाने अम्मा चली पकाने, पैर गरीबी में धसे पड़े हैं, पास में अच्छा खाने पहनने ओढ़ने को भी नहीं है, फिर भी तेवर देख लो जी ना। कलावती शांति के आगे पांचों को ताना देकर चली जाती है, जिससे सास ससुर गरीबी के चलते आंखें नीचे कर लेते हैं। अरे इस ठंड के मौसम में क्या कम सता रखा है, जो पड़ोसी भी हमारा कच्चा मकान और खराब हालत देखकर हमारा ठठा करते हैं। माँ जी बस चुप हो जाइए, अब आप देखते जाइए आपकी 5 जुगाड़ू बहुएं ठंड के मौसम में घर का सारा सामान जोड़कर दिखाएंगी। इतनी देर में पांचों के पति फैक्ट्री से बहुत सारे खाली बोरे और कुछ बोरियों में बहुत सारा बुरादा भर कर ले आते हैं। अरे क्या बात है, घर में कोई बात हुई है? तुम सबका मुंह क्यों उतरा हुआ है? शांति झूठ बोलते नहीं बेटा, सब कुछ ठीक है, तुम पांचों गोदाम से जल्दी आ गए। माँ आज बस गोदाम खाली करना था, वो गोदाम में कुछ खाली बोरियां और लकड़ी का बुरादा रखा था तो हम आग तापने के लिए ले आए। उन बोरी और भूसों को देखकर सरिता के दिमाग में गरम बिस्तर बनाने का जुगाड़ आता है। ये बोरी बड़े काम की है, हम चाहें तो इसमें से ये भूसा भर कर बिस्तर बना सकते हैं। तुमने तो बहुत ही अच्छा जुगाड़ लगाया है। घरेलू कामकाज खत्म करके पांचों जूट की बोरों को काट काट कर उन्हें बड़ी सुई से जोड़कर रजाई जितना बड़ा कवर बनाकर तैयार कर लेती हैं। कवर तो बन गया, अब हमें इसके अंदर बिल्कुल बराबर बराबर लकड़ी का बुरादा भरना है ताकि गद्दी बिल्कुल बराबर बन सके। अब पांचों लकड़ी के सारे बुरादे को उसके अंदर भरकर सिल देती हैं, जो कि छूने में काफी मुलायम और गर्म था। आखिरकार हमने अपने जुगाड़ू तरह से सोने के लिए गर्म गद्दी बना ली है, लेकिन ये थोड़ा उबड़ खाबड़ हो गया है। मम्मी हमारे पास एक अच्छा जुगाड़ है जिससे ये गड्ढा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अच्छा तो फिर करके दिखाना।
तीनों बच्चे गद्दे पर चढ़कर कूदने लगते हैं, जिससे वो बिल्कुल बराबर हो जाता है और पूरा परिवार रात में उसे गर्म गद्दे पर ही सोता है। क्या बात है, तुम पांचों की जुगाड़ का जवाब नहीं। बोरी और भूसे से इतना टिकाऊ गद्दा बनाया है। अरे मुझे तो इस नरम गरम गद्दे पर सोकर अच्छा लग रहा है। सभी आराम से ठंड में गर्माहट में सो जाते हैं। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। आज कितने दिनों बाद थोड़ी कड़क धूप निकली है। आज ये गेहूं चावल दोनों साफ करके धोकर सूखने के लिए डाल देते हैं। बहू, ये चावल तो रहने दो। ठंड के मौसम में ये कच्चा चावल खाने से तन बदन में दर्द बढ़ जाता है। मगर माँ जी, अभी तो 3-4 महीने ठंड रहेगी। ऐसे तो चावल रखे हुए खोखले और खराब हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा बनाकर इस्तेमाल कर लेंगे। तभी कोटे से मिले चावल को देखकर आशा के जुगाड़ू दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे दिमाग में बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आया है। इस कच्चे चावल का चावल बनाकर खाने से अच्छा है हम चाहे तो इसे कुकर चड़वा बनाकर रख सकते हैं और थोड़े चावल को भूनकर मुरमुरा भी बना सकते हैं, जिससे हम बच्चों के लिए गुड़ के लड्डू बना देंगे। सभी को आशा का जुगाड़ू आइडिया काफी पसंद आता है। आशा बहू, ये तुमने बहुत ही अच्छा जुगाड़ लगाया है। बच्चों का भी गुड़ के लड्डू खाने का मन है। किरण चटाई बिछाकर चावल को धूप में सूखने के लिए छोड़ देती है। अगले 2 दिन 2 बहुएं चावल को ओखली में कूटकर उनसे चूरा बनाती हैं और बाकी 3 बहू उस चावल को मिट्टी के मटके में भूनकर मुरमुरा बनाती हैं। वैसे इस कच्चे चावल का मुरमुरा कितना खिला खिला फूट रहा है। पता है, यही मुरमुरा ठंड के चलते बाजार में 20 रुपए पाव बिक रहा है। और देखो, हमने अपने जुगाड़ से घर बैठे बैठे ही मुरमुरा बना लिया। इसलिए तो हम जुगाड़ू हुए हैं। इतनी देर में शांति दुकान से काफी सारा गुड़ खरीद कर ले आती है। आज तो बिल्कुल शरीर पिघलने वाली पानी की तरह ठंडी हवा चल रही है। बहू, मुरमुरा भून गया हो तो हटो, मैं चूल्हे में आग बैठाकर चाशनी बना देती हूँ। शांति जल्दी से चूल्हे पर कढ़ाई रखकर चाशनी बनाती है। वहीं तीनों जुगाड़ू बहू जल्दी जल्दी चूरा और मुरमुरा के लड्डू बना देती हैं। तभी 2 घर छोड़कर रहने वाली शारदा उनके घर आती है। क्या बात है बहू, गुड़ के लड्डू बनाए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी महक आ रही है। लीजिए ना आंटी जी, आप भी खाकर देखिए। शारदा जैसे लड्डू चखती है तो उसे काफी स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह वाह बहू, तुमने तो बहुत ही करारा खस्ता लड्डू बनाए हैं। ठंड में ऐसे लड्डू नाश्ते में खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मेरे लिए भी तुम 2-4 किलो लड्डू बना दोगी? जो सामान और लागत लगेगी मैं दे दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं आंटी जी, हम बना देंगे। अरे देखो, जिस काम के लिए आई थी मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। वो इस बार मैंने अपने खेत में सब्जी लगवा रखा है। सारी सब्जी पककर तोड़ने के लिए तैयार है। तुम तोड़ दोगी? जी जी आंटी जी, हम कर देंगे। अगले ही दिन 5 जुगाड़ू बहू सुबह सुबह जल्दी खाना पीना बनाकर ठंड में सब्जी तोड़ने पहुंच जाती हैं। तभी किरण सब्जी की क्यारी में काफी ज्यादा साग उगा देखती है। जरा देखो, इन सब्जियों के साथ कितना ताज़ा बढ़िया राय और बथुआ हुआ है। शारदा आंटी, अगर आपको ये साग की जरूरत नहीं है तो हम तोड़ कर ले जाएं। अरे बिल्कुल ले जाना बहू, तुम 5 जो साग बनाती खाती हो। अब 3 जुगाड़ू बहू खेत की सब्जी तोड़ती हैं और 2 बहू क्यारी में लगे साग को खोटने लगती हैं। देखते देखते शाम हो जाती है। बहू देखो, ठंड बढ़ रही है, बाकी की सब्जियां कल आकर तोड़ लेना। बाकी मैंने बगल वाला खेत भी बटाई दे रखा है। इस बार उनमें कपास लगाया है तो उसकी फसल भी तुमसे ही तोड़वाऊंगी। ये सुनकर 5 काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और घर आकर चूल्हे की साग बनाकर ठंड में सबको खिलाती हैं। वाह बहू, जीती रहो। अरे तुम बाचों ने बड़ा ही स्वाद साग बनाया है। बस साथ में मक्के की चूल्हे की रोटी मिल जाती तो मजा आ जाता। सच में मम्मी, आपने बहुत ही यम्मी यम्मी साग बनाया है। मैं तो कहता हूँ आप ठंड में साग रोटी बनाकर बेचो। डुगू साग खाते हुए 5 की भर भर कर तारीफ करता है, क्योंकि जुगाड़ू बहुएं बहुत ही जायकेदार साग रोटी बनाती थी। घर कच्चा होने के चलते दीवारों के दरार से ठंड बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर घुस रही थी, जिससे खाना तुरंत ठंडा हो जाता है और सब थर थर कांपते हुए खाना खाते हैं। इस ठंड के मौसम में इस कच्चे कमरे में रहना खुले छत के नीचे रहने के बराबर है। विनोद बेटा, थोड़े पैसे करके घर की दीवारों को ठीक करवा दे। माँ, ठंड के चलते हमारा काम लगभग ठप पड़ गया है। थोड़े दिन रुक जाओ, फिर करवा देंगे। अरे ये तो तुम पिछले 2-3 सालों से बोल रहे हो। पता नहीं क्या कमाई कर रहे हो तुम कि घर की एक दीवार सही नहीं करवाई गई। अब तक पैसे नहीं है तुम्हारे पास। कमरे की हालत बिल्कुल कच्ची खराब होने के चलते कमरे के अंदर काफी ज्यादा ठंड भरी रहती है, जिसके चलते सुबह तक शांति को तेज बुखार चढ़ जाता है। 5 जुगाड़ू बहुएं उसे खाना खिलाकर दवाई देकर खेत में कपास तोड़ने आती हैं। देखो, मैं तुम्हें कपास तोड़ाई के ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकता। प्रति किलो कपास तोड़ने पर 5 रुपए मिलेगा। लेकिन आप तो काफी ज्यादा कम पैसे दे रहे हैं। कपास की ढेरी तोड़ने में ज्यादा समय लगता है और ठंड का मौसम भी है। मैं केवल इतना ही दे सकता हूँ, तुम्हें सही लगे तो कर लो। 5 आपस में थोड़ा सोच विचार करती हैं। घर पर खाली बैठने से अच्छा थोड़े पैसे तो आएंगे। तुम लोगों ने देखा ना, रजाई बनाने के लिए माँ जी की तबीयत खराब भी है। जो पैसे बनेंगे उससे हम एक गर्म कंबल तो खरीद कर ले आएंगे। ठंड में घर की दया नहीं है, स्थिति के चलते अब 5 कम पैसों में भी ठंड में कपास तोड़ती हैं। आसमान से ओस गिर रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उनके हाथ बार बार लाल पड़ जाते हैं। लगभग 3-4 दिन वो कड़कड़ाती ठंड में कपास तोड़ती हैं। ये लो, मैंने तुम 5 का 5 दिन का हिसाब कर दिया है। ये रहे तुम्हारे 700 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ठंड के मौसम में ये 700 रुपये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा सहारा है। तभी नुपुर खेत में 2 अलग जगह कपास देखकर पूछती है, भाई साहब आपने कपास को अलग अलग क्यों रखा हुआ है? अरे वो वाला कपास खराब है, उसकी रजाई बढ़िया नहीं बनेगी, इसलिए उसको अलग कर रखा है। भाई साहब, अगर ये खराब वाला कपास आपके काम का नहीं है तो क्या हम ले जा सकते हैं? हाँ हाँ, ले जाओ। वैसे भी मुझे इस खेत को खाली करना है। अब
पांचों उस कपास को अपने साथ घर ले आती हैं और रजाई बनाने के लिए बाजार से एक ही कलर के 2 कपड़े, वो भी बड़े साइज के चादर खरीद कर लाती हैं और उन खराब कपास को पीट पीट कर उनको अलग अलग करके उससे बहुत ही बढ़िया गर्म रजाई बना लेती हैं, जिससे पड़ोसन आंखें जमा कर तारीफ करती हैं। देखो तो एक से बढ़कर एक जुगाड़ू बहू पाई है शांति ने। इस ठंड के मौसम में बगैर पैसों के घर गृहस्थी का सारा सामान जोड़ कर रख दिया है इन्होंने। अपनी जुगाड़ू बहू की बड़ाई सुनकर शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहू, आज मुझे भगवान से कोई गिला शिकवा नहीं। भगवान ने मुझे भले ही गरीबी दिखाई, लेकिन गरीबी के साथ उसने मुझे 5-5 हीरे जैसी बहू दी है, जिन्होंने गरीब से गरीब स्थिति में भी मेरे बेटों की अल्प कमाई में भी गुजारा किया और आज देखो सारी चीजें जोड़ ली। माँ जी, इस घर की बहू होने के नाते ये तो हमारा फर्ज था। हमारे परिवार को भी ठंड के मौसम में बगैर रजाई के नहीं सोना पड़ेगा। उस दिन पूरा परिवार पांचों जुगाड़ू बहू के बनाई गर्म रजाई में सोता है, लेकिन उनके कच्चे कमरे की दीवारों से ठंडी ठंडी हवा साए साए करके घुस रही थी। मम्मी, मुझको जोर की ठंड लग रही है। ये दीवार दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। ऐसे तो इस ठंड के मौसम में इस कच्चे कमरे में रहन सहन करना काफी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। इसका कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कमरे की कच्ची हालत के चलते सब कमरे में ठंडक भरी होने के चलते सही तरीके से सो भी नहीं पाते। अगले दिन पांचों जुगाड़ू बहू सर पर टोकरी लेकर कटाई हो चुके खेतों में आती हैं। कुछ खेतों में गाय बैठी हुई थी और कुछ खेतों में यूं ही अनाजों की भूसी पड़ी थी। गोबर और भूसी को टोकरी में भरकर पांचों घर आती हैं। अरे बहू, तुम पांचों इतनी ठंड में सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? अभी तक चौखट चूल्हा भी नहीं ले पा। माँ जी खेत गए हुए थे गोबर और भूसा लेकर आने। अरे मगर बहू, इस गोबर भूसे का क्या करना है? चूल्हा बनाओगी क्या? माँ जी आप बस देखते जाइए, हम इसका क्या जुगाड़ लगाते हैं। कुछ ही देर में आशा सरिता गोबर और मिट्टी डालकर उसका गाढ़ा सा घोल बनाती है और जहाँ जहाँ दीवारों में छेद हो रखे थे उसे अच्छे तरीके से भरकर उसको सूखे भूसे से पोत देती हैं। वहीं छत वाले पोर्शन पर जूट की बोरियां रखकर चारों तरफ ईंट रख देती हैं, जिससे अब उनका घर ठंड में गर्माहट से भर जाता है। माँ जी, बाबूजी, अब घर में थोड़ी गर्माहट लग रही है। अरे बहू, तुम पांचों का किया गया जुगाड़ आज तक कभी फेल हुआ है जो होगा। ऐसा लग रहा है जैसे घर में हीटर चल रहा हो। अब गर्माहट में अच्छे से नींद तो आएगी। इस तरह पांचों आखिर में सबके लिए बोरों के गर्म स्वेटर पहनने को बना कर देती हैं और कपास तोड़कर मिले हुए पैसों से वो साग और मक्का खरीद कर लाती हैं, जिससे पांचों एक साथ मिलकर ठंड के मौसम में साग रोटी बनाकर बेचकर ठंड के मौसम में घर घर चिचलाती हैं। नाम के गांव में रियाज नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। पूरे गांव में मटन की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसलिए सभी रियाज की दुकान से ही मटन खरीदा करते थे। अरे रियाज मियाँ, मटन कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो। ठीक है, 2 किलो दे दो। जी अभी देता हूँ, ताजा देना बिल्कुल। भैया, ये भी कोई कहने की बात है क्या? इस तरह से रियाज हर रोज मटन बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके वापस घर जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। रियाज हर रोज सुबह सुबह उठकर पास ही के गांव से बकरियां लाने जाया करता था और बकरियां लाकर गांव वालों को उसका मटन बेचा करता था। इसी तरह एक दिन सुबह रियाज पास ही के गांव बकरी के व्यापारी सुरेश के पास जाता। तब व्यापारी उसे कहता है, अरे रियाज, सुना है तेरा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ भैया, बस घर का खर्चा चल जाता है। अरे अब झूठ भी मत बोलो, पूरे गांव में तुम अकेले ही मटन बेचते हो। तुम तो मनमाने दाम में मटन बेच के खूब कमाते होगे और मुझसे तो सस्ते दामों में बकरियां लेकर जाते हो, तो मुनाफा तो बहुत होता होगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कम से कम दामों में मटन बेचता हूँ। मैंने गांव वालों से कभी कोई बेईमानी नहीं की है। अच्छा ठीक है, वो सब रहने दो। तुम्हें बस यह बताना था कि बकरियों का चारा बहुत महंगा हो गया है, तो उनकी देखभाल करने में बहुत खर्चा होगा। इसलिए आज से बकरियों के दाम भी बढ़ गए हैं। एक बकरी 4000 की मिलेगी। अरे नहीं नहीं भैया, मैं ऐसा मत कहिए। इतनी महंगी बकरियां मैं कैसे खरीद पाऊंगा? और अगर बकरियां इतनी महंगी खरीदूंगा तो इसका मटन सस्ते दामों में गांव में जाकर कैसे बेचूंगा? देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो और भी हैं खरीदने वाले। रियाज के पास बकरी खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सुरेश को छोड़कर गांव में और कोई भी बकरियां नहीं पाला करता था। सुरेश ने इसी बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया और वह अपने ग्राहकों को महंगे दाम में बकरियां बेचने लगा। ठीक है भैया, आज तो फिर मैं एक ही बकरी ले जा सकूंगा। पहले की तरह 1000 की देते तो 4 बकरियां ले जा सकता था। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अगर महंगी लग रही है तो जाओ दूसरे आदमी से ले लो। यह कहकर सुरेश हंसने लगता है और रियाज एक बकरी लेकर घर वापस आ जाता है। अरे बाकी की बकरियां कहाँ हैं? दुकान पर ही छोड़ दी क्या? अरे नहीं, जहाँ से मैं बकरियां लेता हूँ उसने बकरियों के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए आज एक ही बकरी ला सका मैं। तो फिर आप मटन कैसे बेचेंगे? मेरा मतलब है एक बकरी से तो बहुत कम मटन निकलेगा। हाँ, मटन तो कम निकलेगा, लेकिन वह भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं समझी नहीं।
पहले तो मैं कम दाम में मटन बेचा करता था, लेकिन अब जो इतनी महंगी बकरी लेकर आया हूँ तो मटन भी तो महंगा ही बेचना पड़ेगा ना। और इतना महंगा मटन पता नहीं गांव वाले खरीदेंगे भी या नहीं। अरे रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। हर रोज की तरह रियाज अपनी दुकान में जाकर मटन काटने लगता है। अरे भैया, 1 किलो मटन तोल दो। जी अभी देता हूँ। ये लो भैया अपने पैसे। अरे दीदी 600 हुए, ये तो सिर्फ 200 है। 600? यह कब हो गया? अभी परसों ही तो मेरे पति 200 में लेकर गए थे। 2 दिन में ही दाम दुगने से ज्यादा हो गए। मजाक कर रहे हैं क्या भैया? अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। बाजार में बकरियों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मटन का भी दाम आज से बढ़ गया है। रहने दो भैया, मुझे नहीं चाहिए। ये इतना महंगा मटन अपने पास ही रखो आप। इतना कहकर वह औरत बिना कुछ लिए ही वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद और भी ग्राहक रियाज के पास आते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण कोई भी उससे मटन नहीं लेता और सब उसे भला बुरा कहकर उसकी दुकान से चले जाते हैं। अरे यह क्या, ये तो सरासर लूट मचा रखी है। इससे सस्ता तो शहर में मटन मिल जाएगा। शाम हो जाती है, लेकिन रियाज की कोई बिक्री नहीं होती। तभी वह देखता है कि बकरी बेचने वाला सुरेश उसकी दुकान के ठीक सामने मटन की दुकान लगा रहा होता है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। आ जाओ सस्ते में मटन ले जाओ। मटन बिरयानी बनाओ और मजे से खाओ। आओगे तो पाओगे, नहीं तो बाद में पछताओगे। इतना सुनते ही सभी गांव वाले सुरेश की दुकान पर मटन खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं। अरे भैया, मटन कैसे दे रहे हो? 200 रुपए किलो तो दे रहा हूँ भाभी, कितना दे दूं? अच्छा, तब तो 2 किलो दे दो। अरे भाई, मुझे भी 1 किलो मटन तोल दो। अरे भैया, थोड़ी मटन कढ़ी बना लेना और थोड़ा मटन बिरयानी बना लेना। 4 किलो ले लो, 400 ही होंगे। ये बात तो ठीक है, आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? आज से पहले आपको देखा भी नहीं इस गांव में। वह सामने की दुकान में तो 600 का 1 किलो मिल रहा है। अरे भैया, हम बाकियों की तरह ठग नहीं हैं। बीवी बच्चे वाले आदमी हैं। एक एक पैसे की कीमत हमें अच्छे से मालूम है। मैं नया हूँ, लेकिन मटन हमेशा पुराने दाम पर ही आप सभी को बेचूंगा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और सुरेश की दुकान से मटन लेने लगते हैं। रियाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब सुरेश की दुकान पर भीड़ कुछ कम होती है, तब रियाज उसकी दुकान पर जाता है। अरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया भला? मैंने क्या किया? मैं तो अच्छा खासा यहाँ मटन बेच रहा हूँ। बकरियों के दाम तो बढ़ गए हैं ना, तो फिर भैया आपने मटन इतना सस्ता कैसे बेच दिया? ऐसा करने में तो मुझसे कोई भी मटन नहीं खरीदेगा और मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। तो फिर एक काम करो, तुम अपना मटन मुझे बेच दो, मैं सारा मटन खरीद लूंगा, वह भी 300 में। अरे भाई, ये तो सरासर घपलेबाजी है। मैंने पूरे 4000 देकर तुमसे बकरी ली थी। 300 में मैं तुमको सारा गोश्त दे दूंगा तो मेरा तो घाटा हो जाएगा। तो फिर भाई तुम रास्ता नापते बनो। वैसे भी थोड़ी देर में मुझे दुकान बंद करके घर जाना है। रियाज अब बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए मजबूर होकर उसने सारा मटन सुरेश को 300 में भी दिया और दुखी मन से घर वापस आ गया। क्या हुआ जी, इतनी उदास क्यों हो? बिक्री तो अच्छी हुई ना? पता नहीं ऊपर वाला हमसे किस गुनाह का बदला ले रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ है? रियाज उसे सारी बात बताता है। अब तो दोनों को ही कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि घर कैसे चलेगा। उधर सुरेश भी दुकान बंद करके अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सीमा उसे कहती है, आ गए पतिदेव, लाइए, कितनी कमाई हुई है, इधर दीजिए। अरे भाग्यवान, कभी पानी का भी पूछ लिया करो। ज्यादा मचमच मत करो। सीमा नाम है मेरा। नौकरों वाले काम कराने हो तो इतना कमाओ कि घर में नौकर रख सको। तुम भी ना? अच्छा छोड़ो, आज तो पहले से भी ज्यादा कमाई हुई है। पूरे 6000 मिले हैं। अच्छा जी, आज कौन सी घपलाबाजी करी तुमने? सुरेश उसे बात बताता है कि कैसे उसने सस्ता मटन बेचकर रियाज का धंधा चौपट कर दिया। इस पर सीमा उसे कहती है, अरे मेरे मूर्ख पतिदेव, मेरे मायके से मिली सोने जैसी बकरियों को तुमने इतने सस्ते में कैसे बेच दिया? पता भी है सोने का भाव कितनी तेजी से आसमान छू रहा है। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं और करूं भी क्या। घर में आते ही तुम पैसे मांगने लगती हो। कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? और तुम्हें ये कहाँ से सोने की बकरियां दिखी? सीमा नाम है मेरा। पैसे तो चाहिए ही चाहिए मुझे, वो भी बहुत सारे। और हाँ, मेरी बकरियां किसी सोने से कम नहीं हैं। अब कल से तुम ठीक वैसे ही करोगे जैसा मैं तुम्हें कहूंगी। क्या करना होगा मुझे? जानवरों को बड़ा करने के लिए और उसका वजन बढ़ाने के लिए शहर में दवाइयाँ मिलती हैं।
अब से हम सस्ते दाम में बकरी के बच्चे को लाएंगे और उसे दवाइयाँ खिला खिलाकर बड़ा कर देंगे और उसी के मटन को गांव के बाजार में बेचेंगे। बकरी का वजन बढ़ेगा तो मटन बेचने में और भी मुनाफा होगा। समझे मेरे उल्लू पतिदेव? पर यह तो गलत है। अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। चुपचाप से जैसा कहा है वैसे ही करते जाओ। अगले दिन से सुरेश छोटी बकरियों को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देता है, जिससे कुछ दिन में ही वो काफी बड़ी और भारी भरकम हो जाती हैं। गांव में किसी को भी सुरेश की इस हरकत का पता नहीं चलता और वह बेफिक्र होकर उसकी दुकान से सस्ते दाम पर मटन खरीदते हैं। उधर रियाज का मटन का व्यापार बंद हो गया था, इसलिए वह मजदूरी करने लगा। कुछ समय बाद ईद आने वाली होती है तो रियाज सुरेश की दुकान पर मटन खरीदने के लिए आता है। सुरेश उसे मटन तौल कर देता है। अरे ये क्या, मैंने तो 1 किलो आपसे मांगा, पर यह तो बहुत कम है। हाँ तो देसी बकरे हैं, मैं लंगड़े बीमार बकरे नहीं बेचता। तभी वहाँ गांव के मुखिया जी आते हैं और दावत के लिए 100 किलो मटन का ऑर्डर देकर चले जाते हैं। रियाज दूर से सब देख रहा होता है क्योंकि उसे सुरेश पर शक हो गया था। 100 किलो मटन के ऑर्डर के लिए इतनी आसानी से हाँ कह दिया। आखिर कहाँ से लाएगा इतना सारा मटन? मटन में जरूर कुछ काला है, अब तो देखना ही पड़ेगा। रियाज जब शाम को दुकान बंद करके घर जाता है तो सुरेश का पीछा करता है और देखता है कि सुरेश और उसकी पत्नी सीमा अपने फार्म में रखी छोटी बकरियों को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। बस परसों ईद है और तब तक ये बकरियां काटने के लिए तैयार हो जाएंगी। हाँ, और फिर होगी पैसों की बारिश। आखिर सीमा नाम है मेरा। यह सब देखकर रियाज को सब कुछ समझ में आ जाता है और उसने अब सोच लिया था कि वह सुरेश और सीमा का भांडा फोड़कर ही रहेगा। ईद वाले दिन सुरेश 100 किलो मटन लेकर सरपंच के घर पहुंचता है, लेकिन जब दावत में लोग मटन बिरयानी खाने लगते हैं तो सरपंच देखता है कि बिरयानी तो कम पड़ रही है। वह बहुत घबरा जाता है। अरे ये क्या, मैंने तो इतनी सारी मटन बिरयानी बनवाई थी, फिर भी ये कम कैसे पड़ सकती है? ऐसे में तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी वहाँ रियाज आता है और सरपंच जी को अपने फोन में रिकॉर्ड हुई सुरेश की काली करतूतें दिखाता है। सरपंच जी, ये सुरेश ना जाने कब से ऐसे दवाइयों वाले मटन को पूरे गांव में बेच रहा है। इसी को खाकर कई बार लोग बीमार भी हो गए हैं। इसी ने मेरे मटन का व्यापार भी बंद करवाया था और इसी की वजह से आज आप भी बदनामी की कगार पर खड़े हैं। इतना सुनते ही सरपंच तुरंत सुरेश और उसकी पत्नी सीमा को पूरे गांव वालों के सामने बुलाते हैं और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। सभी गांव वाले गुस्से में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी रियाज उन्हें रोक देता है और समझाने लगता है। उसके बाद सुरेश की पत्नी सीमा कहती है, मुझे माफ कर दो रियाज, मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों यह गांव छोड़कर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस दिन से रियाज दोबारा मटन की दुकान खोलता है और अब उसकी दुकान में पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे।